देवर सऊदी अरब से अर्बन लड़की भगा कर ले आया। एक माह गुजरा तो उसका अरबी बाप ढूंढते ढूंढते शुरते लेकर पाकिस्तान आ गया। आधी रात को दरवाजा बजने लगा, मेरे होश उड़ गए। 4 शुरते। मेरा नाम सोनिया है। मुझे ब्याह कर इस घर में आए 4 साल गुजर चुके हैं। मेरा 2 साल का बेटा था। सास वफात पा चुकी थी, जबकि ससुर जिंदा है। मेरे ससुर के 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां बड़ी थी। मेरे ससुर ने सबकी शादियां कर दी। फिर मेरे शौहर, फिर उनसे छोटा एक और बेटा है। मेरे देवर का नाम इलियास है। मेरे शौहर का नाम कफील है। हमारा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। मेरे ससुर ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मकान भी किराए पर था। जिस वक्त मेरे ससुर रिटायर्ड हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से ये मकान खरीद लिया। बेटियों को भी वो ज्यादा पढ़ा न सके। बड़ी 3 बेटियां सिर्फ मैट्रिक हैं, जबकि छोटी बेटी ने जोर जबरदस्ती BA तक तालीम हासिल की, मगर BA के फौरन बाद ही उसकी शादी हो गई। मेरे ससुर ने बेटियों की शादियां करने में देर नहीं की, क्योंकि 2 बेटे भी थे। छोटी बेटी की शादी के बाद हमारी शादी हुई। मेरे ससुर रिटायर्ड हुए तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे यानी कि मेरे शौहर कफील को अपनी जगह सरकारी क्लर्क लगवा दिया। मेरे शौहर की सरकारी नौकरी लगी तो मैंने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि इससे पहले मेरे शौहर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी में भी तनख्वाह ज्यादा तो ना थी, लेकिन कम से कम ये डर न था कि न जाने कब नौकरी खत्म हो जाए, जैसे प्राइवेट नौकरी में हर वक्त एक खौफ होता है। मेरे ससुर ने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। मेहनत करके वो इतने लागर और कमजोर हो चुके थे कि अपनी उम्र से बड़े नजर आते थे। अब मसला रह गया था मेरे देवर का। मेरे ससुर चाहते थे कि उसकी भी कहीं नौकरी लग जाए या वो कोई कामकाज करने के काबिल हो जाए तो मेरे ससुर उसकी भी शादी करके अपने आखिरी फर्ज से भी सुबकदोश हो जाए। लेकिन मेरा देवर इलियास अपने मुस्तकबिल बनाने में कोई खास संजीदा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जबकि मेरे ससुर बार बार उसे कहते रहे कि वो कम से कम FA कर ले, ताकि उसे सरकारी इदारे में जहाँ मेरे शौहर जॉब कर रहे थे कोई सीट खाली हो तो वो इलियास के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन न जाने इलियास किन ख्वाबों ख्यालों में रहता था। उसने सरकारी नौकरी करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि एक तो वो क्लर्क नहीं लगना चाहता और दूसरा वो ग्रेड 4 की कोई भी नौकरी नहीं करेगा। मेरे ससुर उसे कहते कि ओ पुत्र, जितनी तेरी तालीम है इसके साथ तो 22वें ग्रेड का अफसर तो तू नहीं लगेगा। ख्वाब अगर ऊंचे देखने थे तो मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए थी। लेकिन हमेशा की तरह मेरे ससुर और देवर की बहस बिला नतीजा ही खत्म हो जाती। एक दिन शाम का वक्त था। मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। मेरे शौहर और ससुर कमरे में बैठे जरूरी बातचीत कर रहे थे। मेरा देवर बावर्ची खाने में आया और उसने मुझे सलाम किया और पूछा, भाभी क्या अब्बू घर पर ही हैं? मैंने कहा हाँ, वो अपने कमरे में है। खैरियत तो है? तुम कहाँ से आ रहे हो? वो बोला बाद में बताऊंगा। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता अब्बू के कमरे की तरफ चल पड़ा। अब्बू पलंग के साथ टेक लगाए बैठे हुए थे, जबकि मेरे शौहर करीब रखी कुर्सी पर बैठे थे। इलियास कमरे के अंदर गया। उसने झट से कुर्सी खींची और अब्बू के करीब बैठ गया। अब्बू ने नजर का चश्मा उतारा और हैरत से बोले कि क्या बात है, किस बात की जल्दी है? इलियास ने अब्बू का एक हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, जी अब्बू, बहुत जल्दी है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। अब्बू ने कहा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बताओ क्या बात है? इलियास बोला कि आप मेरे स्कूल के 2 दोस्त इस्माइल और खुर्शीद को तो जानते ही हैं। अब्बू ने कहा, हाँ हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। इलियास बोला, अब्बू उन दोनों का वीजा लग गया है, वो दोनों सऊदी अरब जा रहे हैं। एक एजेंट के जरिए सऊदी अरब की किसी फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई है। अब्बू, मेरे दोनों दोस्त सऊदी अरब चले जाएंगे, उनके दिन बदल जाएंगे। अब्बू ने कहा, तो? इलियास बोला, अब्बू मुझे भी सऊदी अरब भेज दे, यहाँ पाकिस्तान में रखा ही क्या है? सारी उम्र भी मजदूरी करूंगा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही पूरी कर पाऊंगा। मेरे शौहर बोले, इलियास ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे ख्याल में बाहर मुल्क जाना इतना आसान है? वहाँ रहना खाना पीना, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुमने अपने अखराजात खुद पूरे करने हैं, और फिर तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा? सऊदी अरब का वीजा न जाने कितने दिन का लगेगा। ऐसा ना हो कि वीजे की मुद्दत खत्म हो और वहाँ की हुकूमत तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दे। सारी मेहनत सारा पैसा मिनटों में रायगा चला जाएगा। इलियास ने कहा, भाई अब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? इस्माइल और खुर्शीद ने कहा है, जहाँ वो रहेंगे मुझे भी वो अपने साथ रख लेंगे। आखिर वो तो नौकरी करने ही जा रहे हैं ना। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि वो एजेंट से बात करके उसी फैक्ट्री में मेरे लिए भी कोशिश करेंगे, और अगर मुझे इस फैक्ट्री में काम ना मिला तो इतना बड़ा सऊदी अरब है, मैं खुद अपने लिए मेहनत मजदूरी ढूंढ लूंगा और करूंगा। अब्बू ने कहा, बेटा तुम पाकिस्तान में ग्रेड 4 की नौकरी नहीं करना चाहते, मगर सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो।
الیاس نے کہا ابو جی آپ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں محنت مزدوری کر کے کیا مل جائے گا، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہو پائے گی، ہاں جبکہ اگر باہر ملک میں چلا گیا تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہماری قسمت بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر الیاس نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خفگی کے انداز میں بولا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ میرے شوہر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابو نے کہا کہ کب جا رہے ہیں؟ تمہارے دوست، الیاس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ 1 مہینے بعد۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے مجھے سوچنے دو۔ یہ سن کر الیاس بہت خوش ہوا، اس نے ابو کا ہاتھ چوم لیا اور دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے شوہر نے ابو سے کہا کہ ابو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی الیاس اتنا سمجھدار ہے کہ اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ابو نے کہا بیٹا سچ تو یہی ہے کہ ہمارے جیسے متوسط گھرانے کے لوگ محنت کرتے کرتے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، لیکن اس محنت کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو صرف کلرک ہی لگوا پاتے ہیں، جبکہ باہر محنت مزدوری کر کے ہی لوگوں نے پیسہ پاکستان بھیجا۔ آج ان کے خاندانوں کو دیکھو، ان کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا لیکن ابو ہم الیاس کو باہر بھیجنے کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ابو نے کہا بیٹا فکر مت کرو، اگر اس کی قسمت میں باہر جانا لکھا ہے تو اس کا انتظام خود بخود ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جائے تو گھر سے باہر کے دھکے کھا کر سمجھدار ہو جائے۔ گو کہ ابو نے ذہنی طور پر خود کو قائل کر لیا تھا۔ میرے سسر سب سے پہلے الیاس کے دوستوں سے ملے، ان سے ساری تفصیلات لیں۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ جب تک الیاس کو نوکری نہیں مل جاتی وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر وہ اس ایجنٹ سے بھی ملے جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی تھی، اس کے بارے میں بھی پتہ کروایا۔ غرض یہ کہ میرے سسر نے اپنی سمجھداری سے پوری تسلی کی۔ اب مسئلہ پیسوں کا تھا۔ کچھ پیسے ابو کی ریٹائرمنٹ کے پیسوں میں سے بچے ہوئے تھے اور کچھ رقم میرے شوہر نے بچا رکھی تھی۔ ابو نے اپنی پینشن کے پیسوں سے ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی دوستوں کی منت کر کے پہلے مانگی۔ کچھ پیسے ایک عزیز سے ادھار لیے، اس شرط پر کہ جیسے ہی الیاس پہلی تنخواہ بھیجے گا پہلے قرض آپ کا واپس کریں گے۔ میرے سسر نے ہمیشہ کی طرح بڑی محنت کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور الیاس کو بھیجنے سے پہلے اس سے وعدے وعید لیے کہ وہ صرف اپنا مستقبل بنانے پر توجہ دے گا، وہاں کی رنگین دنیا سے خود کو دور رکھے گا۔ آخر الیاس اپنے دوستوں کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے چند دن بعد الیاس نے فون کر کے خوشخبری سنائی کہ جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی ہے اسی فیکٹری میں اسے بھی نوکری مل گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم سب بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے سسر نے الیاس کو ڈھیروں نصیحتیں کی اور اس کی نوکری کی خوشی میں سارے خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ 1 ماہ بعد الیاس نے پہلی تنخواہ گھر بھیجی۔ میرے سسر نے اپنی زبان کے مطابق پہلے قرض واپس کیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے الیاس واقعی سمجھدار ہو گیا ہے، شاید اسے باہر بھیج کر میں نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اب تک میرے اور میرے شوہر کے دل میں الیاس کے لیے غیر سنجیدہ رویے کو لے کر جو بھی خدشات تھے وہ بھی کسی حد تک دور ہو گئے تھے۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ الیاس ہر تیسرے 14 دن فون کر کے اپنی خیریت بتاتا اور باقاعدگی سے ہر ماہ پیسے بھیجتا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ زیادہ پیسے بھیجنے لگا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے فیکٹری کے بعد وہاں پارٹ ٹائم کوئی اور کام بھی مل گیا ہے، اسی لیے وہاں سے بھی انکم ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی خوش تھے اور حیران بھی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ابو اگر الیاس اسی طرح محنت کرتا رہا تو ہمارے حالات بھی بہت جلد بدل جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا، بس اللہ سے دعا ہے کہ میرا بیٹا صراط مستقیم کو نہ چھوڑے۔ تقریباً 1 سال ہونے کو تھا، سب کچھ ہماری توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ سے منہ اندھیرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے شوہر جلدی سے اٹھے اور دروازے کی طرف لپکے۔ ہم سب کی نیند بھی ٹوٹ چکی تھی، میں اور میرے سسر بھی کمروں سے نکل آئے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، سامنے الیاس کھڑا تھا اور اس کے ساتھ جوان لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ الیاس نے بڑے بڑے 2 بیگ پکڑ رکھے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا بھابی یہ منسا ہے، اسے کمرے میں لے جائیں۔ میں اس لڑکی منسا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ ایک خوبصورت اربن لڑکی تھی۔ میرے سسر، شوہر اور دیور دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میرے دیور الیاس نے انکشاف کیا کہ اس نے اربن لڑکی منسا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے سسر نے کہا کہ الیاس کیا شادیاں اس طرح چوری چھپے کی جاتی ہیں؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ کیا یہ شادی ان کی رضامندی سے ہوئی ہے؟ ایسے کئی سوال میرے سسر نے بیٹے سے یکے بعد دیگرے کر دیے، مگر وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ صرف ایک ہی بات کہتا رہا کہ شادی لڑکی کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور ہم کچھ دنوں تک واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اربن لڑکی کو ہماری زبان کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی، وہ انگلش سمجھ لیتی تھی اور الیاس نے وہاں رہ کر ٹوٹی پھوٹی انگلش سیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ میرے سسر پریشان تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے تو شرم کے مارے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
इसी तरह 1 महीना गुजर गया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि इलियास सऊदी अरब जाने के बजाय किसी और मुल्क जाने की प्लानिंग में है। एक दिन आधी रात के वक्त हम सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज सुनकर सभी उठ गए। हम सब कमरों से निकल आए। इलियास बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। जैसे ही मेरे शौहर ने दरवाजा खोला, चंद मर्द घर के अंदर घुस आए। सबसे आगे जो शख्स था उसकी नजर इलियास पर पड़ी। वो इलियास की तरफ भागा। इलियास कमरे की तरफ भागा, मगर उस शख्स ने इलियास को पकड़ लिया और अरबी में न जाने क्या कुछ कहने लगा। इलियास ने खुद को छुड़ाया और मेरे पीछे आकर छुप गया। उस आदमी के साथ जो दूसरे लोग थे, उनका यूनिफॉर्म बता रहा था कि वो सऊदी अरब की पुलिस के लोग थे। मेरे देवर ने न जाने उनसे अरबी में क्या कहा कि पुलिस वाले मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे पकड़कर ले जाने लगे। मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे शौहर मुझे छुड़ाने लगे। इतने में इलियास की अरबन बीवी कमरे से निकल आई। उसे देखते ही पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। अरबी आदमी उस लड़की का बाप था। खुदा जाने उनके दरमियान अरबी जबान में कैसी बहस चली। हमारे तो फरिश्तों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद बहस बेनतीजा खत्म हुई और लड़की का बाप उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। इलियास ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज की धमकियां दी। इलियास खामोश हो गया। जाहिर है वो लड़की का बाप था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। चंद दिन बाद घर एक सरकारी कागज आया। लड़की ने खुला के लिए केस कर दिया था। उस दिन इलियास बहुत टूटा और बिखरा हुआ नजर आ रहा था। मेरे ससुर बहुत गुस्से में थे। बोले, इलियास, तूने हमारी इज्जत का जो जनाजा निकालना था निकाल दिया। अब तू बता दे कि सच क्या है। तब इलियास ने बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, यह आदमी उस फैक्ट्री का मालिक था और मनसा उसकी बेटी है। मनसा फैक्ट्री के मुलाजिमीन के कैश के मामलात को देखती थी और इसीलिए तकरीबन रोज ही फैक्ट्री आती थी। इस दौरान इलियास और मनसा का कई बार आमना सामना हुआ। बात दोस्ती तक पहुंची। इलियास अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। उसने मनसा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मनसा भी इलियास को पसंद करने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बाप से बात की, उसके घर में हंगामा मच गया। उसके बाप ने फौरन इलियास को नौकरी से निकाल दिया। इलियास पेट्रोल पंप पर काम करने लगा। इस दौरान मनसा ने इलियास के अकाउंट में भारी रकम ट्रांसफर की और कहा कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आएगी। मगर मनसा के बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी और चंद दिन के अंदर अंदर निकाह की तारीख रख दी। मनसा मौका देखते ही घर से फरार होकर इलियास के पास आ गई। दोनों ने पहले कानूनी तौर पर शादी की और कानून से अपने लिए तहफ्फुज मांग लिया। मगर कितने दिन। मनसा का बाप बहुत अमीर और असर रसूख वाला शख्स था। उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इलियास को काम से निकलवा दिया और इलियास को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। जब मामलात हद से बढ़े तो इलियास ने मनसा को लेकर पाकिस्तान आने का फैसला किया। मगर बुजुर्ग कहते हैं, मोहब्बत ताकत के सामने नहीं झुकती तो मिट जाती है, क्योंकि मोहब्बत खुद एक ताकत है। दो ताकतों की लड़ाई में हमेशा किसी एक को झुकना पड़ता है और हकीकत में दौलत की ताकत को रहते हुए देखा गया है। मेरे ससुर बोले, इलियास, मैंने तुझे तेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए सऊदी अरब भेजा था और तू इश्क और मोहब्बत करने बैठ गया। दिल भी दिया तो अपने ही मालिक की बेटी को। उनका और हमारा क्या जोड़ है? पहले अपनी हैसियत तो देख लेता। अरे मोहब्बत तो लैला और मजनू के जमाने में भी हैसियत देखती थी और इस दौर में मखमल का टाट का पैबंद लगाने चला है। इसीलिए इतना पैसा लगाकर अरमानों के साथ तुझे बाहर भेजा था। मेरे ससुर जितना गुस्सा निकाल सकते थे उन्होंने निकाला। अगले दिन मनसा के बाप के भेजे हुए वकील और सऊदी अरब की पुलिस इलियास को लेने के लिए घर पहुंच गए। मेरे ससुर और शौहर दोनों ही घर पर मौजूद न थे। शोर शराबा मच गया। मोहल्ले वाले भी हमारे घर के बाहर जमा हो गए। वो इलियास को साथ ले गए। मैंने हमसायों के घर से अपने शौहर को फोन कर दिया। वो भी भागते हुए घर पहुंच गए। मेरे ससुर भी मोहल्ले में ही कहीं बैठे थे। हंगामे का सुनकर वो भी घर पहुंच गए। मेरे ससुर और शौहर फौरन अदालत के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर पता चला कि वो लोग इलियास को कहीं और ले गए हैं। मेरे शौहर और ससुर मायूसी की हालत में घर पहुंच गए। ससुर का बेटे के लिए रो रो कर बुरा हाल था। कई घंटे इसी अजियत में गुजर गए कि इलियास को कहाँ ले गए हैं। कई घंटों के बाद अचानक इलियास घर वापस आ गया। अब्बू और मेरे शौहर उसकी तरफ लपके। मेरे ससुर ने बेटे को गले लगा लिया और पूछने लगे कि बेटा, कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने देवर को पानी का गिलास दिया। उसने पानी पिया और बोला, पहले तो वो लोग मुझे अदालत ले गए थे कि मैं तलाक के कागजात पर दस्तखत करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया तो वो लोग मुझे एक कोठी पर ले गए। मनसा के बाप ने मुझे जान से मारने की धमकी दी तो मनसा ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। बस फिर मैंने भी कर दिए, और क्या करता। मनसा ने अपना फैसला सुनाया तो मैं अकेला क्या करता। ये कहकर इलियास उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उस दिन मैंने पहली बार इलियास को गौर से देखा था। वो
حقیقت میں اس لڑکی سے بہت محبت کر بیٹھا تھا۔ چند دن بعد ہی الیاس نے دبئی کی ٹکٹ کرا لی اور دبئی چلا گیا۔ الیاس کو دبئی گئے 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس دوران وہ